नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 28 तारीख और वो जो है कल से यानी कि 29 तारीख से जो है आपका एग्जाम है। किसका? आपका एग्जाम है जो है पीसीएस मेंस का। तो पीसीएस मेंस देने वाले सभी अभ्यर्थियों को डिकोड परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और इसके लिए हमने कल जो है एक वीडियो रिलीज कराया था दोपहर में, पीसीएस मेंस के पहले क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। और वो वीडियो आप लोग भी देख सकते हैं, अगर आपका मेंस नहीं भी है तो भी आप देख सकते हैं, आगे इन फ्यूचर आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आइए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सभी लोगों को जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनको सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट है, ठीक है। आइए हम लोग आज की करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिवीजन। तो एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 25 जून को सफलतापूर्वक अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हो गया है, आप जानते होंगे। इसके अलावा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि एडीएसएन द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 10वें एडिशन, ये एडिशन याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10वें एडिशन के अनुसार भारत 2025 एचजी इंडेक्स में 67 अंकों के साथ 99वें नंबर पर है। ये डेटा और रिपोर्ट किसने जारी किया? ये तीन फैक्ट आपके लिए क्या है, सबसे द्वारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी, ओके। चलिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को क्या कर दी है? स्वीकृति दे दी है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ में मिलकर 23 जून 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान नामक दोनों पुस्तकों के दूसरे खंड की प्रथम प्रतियां भेंट कर दी, जिसमें कुछ सिलेक्टिव जो है स्पीच हैं जो है राष्ट्रपति महोदय के, ठीक है। इसके अलावा ईरानी संसद ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को क्या कर दी है? मंजूरी दे दी कि भैया अब हम इसमें जो है नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों पर जो है क्या किया था? हमला किया था ईरान के, ठीक है। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर के जुड़े से हैं। ये भी आप लोगों ने सही उत्तर दिया था, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ठीक है। अब आते हैं आज के पहले टॉपिक पर, एक्सियोम 4 मिशन। निश्चित तौर पर इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट यहां पर इसके जो है देख लेते हैं एक बार। और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है इस टॉपिक से प्रश्न जो है डैम श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात ध्यान रखिए भैया, आर वाले, अभी जून लास्ट तक का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगा। 27 तारीख को आपका एग्जाम है, तो अभी अंतिम जून तक जो है आपको पेपर मतलब करंट अफेयर रेडी करना है। जो आप लोगों ने देखना बंद कर दिया है ना, ये गलती मत करिए आप लोग प्लीज, ठीक है। चलिए, एक्सियोम 4 मिशन का संचालन कर रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत 41 ईयर बाद अंतरिक्ष में वापस लौट रहा है। उन्होंने अपना पहला स्टेटमेंट उनका भी आया है हाल ही में, तो उन्होंने इसे अद्भुत यात्रा बताया। कैप्टन शुक्ला ने कहा कि यह यात्रा भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है और भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में कॉम्प्लेक्स 39A से एक्सियोम 4 मिशन को 25 जून को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया। डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसमें जो है इनके साथ में 3 अन्य यात्री भी शामिल हैं इसमें, ओके। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला के लिए यह भारतीय वायुसेना के अपने साथी विंग कमांडर राकेश शर्मा की तरह उड़ान भरने का मौका है, जिन्होंने सोयूज T11 ने 3 अप्रैल 1985 को वैकोनूर को कोस्मो ड्रोन से उड़ान भरी थी, जिसमें यूरी मॉलिसेव, गेनाडी स्ट्राकोलेवो और राकेश शर्मा सवार थे। वे सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे और वहां कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। राकेश शर्मा 11 अप्रैल को सोयूज T10 पर सवार होकर पृथ्वी पर लौटे थे। तो ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहां से ही फैक्ट पूछ ले, क्योंकि लेटेस्ट में तो यहां से बनेगा प्रश्न, लेकिन यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि भाई पहले क्या क्या घटना हो इससे रिलेटेड हुई थी, ठीक है। चलिए, बाकी यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो X4 मिशन जो है 25 जून को सुबह 2:30 जो है बजे यानी कि 2:31 पर भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे जो है पर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भर गया, जिसमें 4 निजी अंतरिक्ष यात्री 14 दिनों तक मिशन के लिए स्पेस पर गए हुए हैं, ठीक है।
और फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद क्रू नए स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर ऑर्बिटिंग प्रयोगशाला की यात्रा करेगा। ये 14 दिन का मिशन अपने आप है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस पर प्रश्न बनना स्वाभाविक है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आप बताइए। ठीक है, तो ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। दूसरा, एक्सियम 4 मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह मिशन 14 दिनों की अवधि का है और इसमें अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाया गया। तो क्या कथन सही होगा इसमें? ये नहीं से पहले नहीं है भाई, इससे पहले तो हो चुके हैं ना, जा चुके हैं ना यात्री। तो ये रॉन्ग होगा, ये 2 और 3 सही होगा, यानी कि अगर देखिए तो विकल्प बी वाला आपका सही ठहरेगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए भारत की पहली योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य बन गया है, यानी कि उत्तराखंड कैबिनेट अभी हाल ही में क्या किया है, योग नीति जो है लागू कर दी है, जिसके तत्वाधान में वहां पर योग को और जो है ज्यादा बढ़ाया जाएगा। योग सेंटर खोले जाएंगे, उसके लिए यहां पर अनुदान और सब्सिडी आदि जो है दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड जो है आगे और जो है आगे जाए योग के क्षेत्र में। ठीक है, तो उत्तराखंड कैबिनेट ने 29 मई 2025 को भारत की पहले योग नीति लागू किए जाने की मंजूरी दे दी, जो इसे देश का पहला राज्य योग नीति लागू करने वाला राज्य बनाती है। क्या उद्देश्य है? योग को केवल आत्मिक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि शैक्षिक एवं आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन मॉडल के हिस्से के रूप में भी विकसित किया जाएगा। योग को केवल आत्मिक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि, अच्छा 2 बार हो गया, इसको एक बार कट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इस नीति के तहत योग और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगर आपको एक जो है योग और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना है तो 20 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी। आप बढ़िया अपना केंद्र जो है स्थापित कर सकते हैं। इन फ्यूचर मेरा भी टारगेट है कि मैं भी एक बड़ा अच्छा सा योग केंद्र खोलूं अपने पैसे से, लेकिन देखते हैं कितना ईश्वर कामयाबी देता है। इसके अलावा ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा में शोध के लिए अगर आपको रिसर्च करना है किसमें, योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए तक का भी अनुदान जो है दिया जाएगा। इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी योजना सरकार ने इस बार लॉन्च की है। उत्तराखंड सरकार ने काबिल तारीफ योजना है। ऐसी योजनाओं पर जब कोई पैसा फंड खर्च करता है तो अच्छा लगता है। हालांकि 10 लाख रुपए बहुत कम है, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम 80-90 लाख अकाउंट तक तो करना चाहिए, लेकिन कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत है। ठीक है, 2030 तक उत्तराखंड में 5 अंतरराष्ट्रीय योग हब बनाए जाएंगे। जागेश्वर, ठीक है लिखा हुआ, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, ब्यास घाटी, तेहर झील और कोलीढेक झील, और एक जो है डायरेक्टिव ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी स्थापित भी की जाएगी यहां पर। तो ये सारे पॉइंट जो है इसमें किया जाएगा। बाकी उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लीजिए। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुई थी और यह 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जानते हैं। हमारे पिताजी की पहली पोस्टिंग वहीं हुई थी। कहां पर? उत्तराखंड के टिहरी में। पुराना टिहरी जो अब डूब गया, जहां पर टिहरी डैम बना हुआ है, फिर नया टिहरी बसाया गया था, है ना, आप जानते होंगे। पुराने टिहरी वालों को अलग अलग जगहों पर विस्थापित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान यहां पर देखिए, अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में भारत का पहला जिम कॉर्बेट है, साथ ही नेशनल पार्क नंदा देवी है, वैली ऑफ फ्लावर्स आदि हैं, मतलब कि फूलों की घाटी यूनेस्को विरासत स्थल में भी शामिल है। यूसीसी अधिनियम 2024 आप ये जानते होंगे। ठीक है, तो भारत में पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर विवाह, विरासत आदि को समेकित कर लिया। यह पहला राज्य बना था जिसने यूसीसी को अपने यहां पर लागू किया था। उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं की अगर बात करें तो चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र उत्तर में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से के जिले से लगते हैं। नेपाल पूर्व में है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर इसे जो है लगते हैं इस उत्तराखंड के। ठीक है, तो कई बार सीमाओं पर प्रश्न पूछता है, इसको भी आपको याद रख लेना है। अब आप बताइएगा प्रश्न। कथन 1, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य स्तरीय योग नीति को जो है फॉलो किया है, मंजूरी दी है। ठीक बात है। इस नीति का उद्देश्य केवल धार्मिक उपयोग को बढ़ावा देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, धार्मिक नीति को नहीं बढ़ाना, बल्कि इसमें योग और अध्यात्म और बाकी चीजों को बढ़ावा देना, प्राकृतिक चिकित्सा को। नेक्स्ट है, योग नीति के अंतर्गत 2030 तक राज्य में 5 अंतरराष्ट्रीय योग हब बनाए जाने का लक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि पहला कथन सही है और तीसरा सही है। तो आप विकल्प में देखिए कहां पर पहला तीसरा है, तो बी वाले में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखिएगा और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस भाई साहब 25 जून को दरअसल हर साल अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नाविकों के योगदान को पहचानना और सम्मान देना है। स्थापना वर्ष की बात करते हैं 2010 में आईएमओ की मनीला कॉन्फ्रेंस में
इसकी घोषणा की गई थी और पहली बार 2011 में इसको क्या किया गया, मनाया गया। ठीक है, आयोजक जो संस्था इसकी होती है वो कौन सी होती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO। थीम क्या है ये आप मुझे बताइएगा, ये आपके लिए क्या है, टास्क है, यानी कि आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक जो दिवस है इसकी थीम क्या होगी। आज ही गूगल पर जाइए और सर्च करके मुझे बताइए कि इसकी थीम क्या होगी। ठीक है, ये आयोजक संस्था, स्थापना वर्ष और ये डेट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, चलिए अब आप बताइए अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अभी हमने आपको यहां पर बताया, ये देखिए 2010 में है ना। तो देखो 2010 कहां पर है, बी वाले ऑप्शन में है, तो बस बी वाला क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे, सेफर विद गूगल इंडिया समिट, ये अभी चर्चाओं में रहा है भाई साहब, और ये प्रश्न भी आप एग्जाम के लिए, टॉपिक भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि गूगल ने 24 जून को सेफर विद गूगल इंडिया समिट के दौरान अपने नए सुरक्षा चार्टर का क्या किया है, अनावरण किया। आप जानते होंगे आपकी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है गूगल ने यह काम किया है अभी हाल ही में। ठीक है, एक नया सिक्योरिटी चार्टर जो है क्या किया, लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, इससे भारत के डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। यह पहल यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि AI को जिम्मेदारी से विकसित किया जाए। आप जानते होंगे भारत में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है, हर गांव को ब्रॉडबैंड सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी यानी कि साइबर सिक्योरिटी का मामला सामने आता है। ऐसे में गूगल ने एक नया सिक्योरिटी चार्टर जो है यानी कि नया सुरक्षा चार्टर लॉन्च किया है, जिसके तहत अलग अलग प्रावधान किए जाएंगे फिर किस तरीके से हम जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत कर पाए। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, आवश्यक चीज था। यह सुरक्षा चार्टर 3 प्रमुख लक्ष्यों के इर्द गिर्द बना है, जिसमें इंटरनेट यूजर्स को घोटालों और धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना, सरकारों और व्यवसायों के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और लोगों की सुरक्षा करने वाले जिम्मेदार AI सिस्टम का निर्माण करना। आजकल AI का जमाना है, ऐसे AI टूल का इस्तेमाल करना ताकि कहीं पर भी कोई भी गलती ना होने पाए, जिससे आपका पैसा डूब जाए या आपकी अपनी प्राइवेसी जो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, नए AI सिस्टम पर जो चीजें लॉन्च की जा रही हैं। गूगल बड़े पैमाने पर साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है। इसने खतरों का जल्द पता लगाने और उस जानकारी को दूसरी कंपनियों को और सरकारी निकायों के साथ साझा करने के लिए एक नया AI पावर्ड अप्रोच पेश किया गया है अपने आप में। ठीक है, तो ये बड़ी बात है कि गूगल इस पर ध्यान दे रहा है। ओके, आइए ये सब पॉइंट आपने पढ़ लीजिएगा इसको आगे। अब आप बताइए गूगल के सुरक्षा चार्टर का उद्देश्य क्या है, जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, या भारत में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना, या भारत के डिजिटल स्पेस को अधिक सुरक्षित बनाना, या केवल AI सिस्टम का प्रचार करना, क्या होगा? सिंपल सी बात है, सी वाला ऑप्शन होगा, भारत के डिजिटल स्पेस को अधिक सुरक्षित बनाना। ये इसका क्या है, उद्देश्य है, जो नया सिक्योरिटी जो है चार्टर आया हुआ है किसका, गूगल की तरफ से। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है, भारत और वियतनाम के बीच 13वें राजनीतिक परामर्श और 10वें रणनीतिक संवाद का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। कहां पर किया गया है, दिल्ली में किया गया है। कब किया गया है, 25 जून को किया गया है। ये देखिए किस कौन से 2 देश हैं, भारत और वियतनाम। कब होगा, 25 जून को। कहां पर होगा, नई दिल्ली में होगा। ठीक है, कौन से बैठक है, ये 13वां है। ठीक है, तो इसमें जो है 10वें रणनीतिक संवाद का आयोजन किया गया है। 13वें राजनीतिक परामर्श और 10वें रणनीतिक संवाद का आयोजन किया गया है। ठीक है, 13वां और 10वां। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव कौन है, पी कुमारन, और वियतनाम के उप विदेश मंत्री कौन, गुयेन मान कुओंग ने आयोजन की अध्यक्षता की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार राजनीतिक परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की है। आप जानते होंगे भारत और वियतनाम में व्यापारिक संबंध क्या हो रहे हैं, विगत कई वर्षों से मजबूत हो रहे हैं और अच्छी प्रगति कर रहे हैं अपने आप में, इसलिए दोनों पर विचार विमर्श किया हुआ कि भाई आगे और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। यह दिसंबर 2020 में भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों द्वारा अनुमोदित शांति, समृद्ध और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण और अगस्त 2024 में वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित 2024-28 की कार्य योजना से निर्देशित है। यानी कि ये सब पहले बातचीत पहले हो चुकी है, ये कार्य योजना थी, इन्हीं सब पर बातचीत हुई है। इसके अलावा बैठक में राजनीति, सुरक्षा, नौवहन, व्यापार, निवेश जो है, डिफेंस, इन सभी मुद्दों पर खुल करके बातचीत की गई है वियतनाम के साथ में। ठीक है, और विकास को और आगे बढ़ाया जाए, सामरिक वार्ता अच्छे से हो, आपसी हित को जो है आगे बढ़ाया जाए, इन सारे कई मुद्दों पर जो है बातचीत अभी इसमें बैठक में संपन्न हुई है। ठीक है, चलिए
ये पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट देखिए, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में प्रमुख साझेदार के रूप में वियतनाम की स्थिति की भी पुष्टि की गई है। भाई ये कितना इंपॉर्टेंट जो है, इन सारे मुद्दों पर वियतनाम भारत के साथ में है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए नंबर 1 पॉइंट, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। कथन 1, भारत और वियतनाम के बीच 13वां राजनीतिक परामर्श और 10वां सामरिक संवाद 25 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बिल्कुल सही बात है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री और वियतनाम के राष्ट्रपति ने की। बताओ क्या सही होगा? हमको लग रहा है तो ये तो नहीं सही होगा, केवल 1 होगा, ये गलत है ना, है ना, ये तो नहीं होगा ना, पक्का है ना? ठीक है, केवल 1 सही है, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। इन्होंने नहीं की है अध्यक्षता, है ना। चलिए, महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। जो महिला, अच्छा, महिला स्वयं सहायता समूहों पर, इस पर खूब प्रश्न बनता है एग्जाम में, है ना। इनकी क्या भूमिका होती है, महिलाओं को किस प्रकार ये आत्मनिर्भर कर सकती हैं, किन किन प्रकार से योजनाओं को और ये अच्छे से क्रियान्वित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इनको और सशक्त करने के लिए दरअसल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय ने संरक्षित कौशल उद्यमिता विकास और बाजार संरेखित आजीविका हस्तक्षेप के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस समझौते का उद्देश्य क्या है? अनुरूपित बाजार उन्मुख प्रशिक्षण और उद्यमिता सहायता के जरिए ग्रामीण आजीविका को क्या करना? सुदृढ़ करना। स्वयं सहायता समूहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यहां पर है। ठीक है, और उनको सरकार नए नए कार्यक्रमों से जोड़ती है, उनको आत्मनिर्भर बनाती है और इन्हीं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अलग अलग समाज के क्षेत्र की महिलाओं को मजबूत और सशक्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, उनको रोजगार के अवसर भी सिखाती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल अर्थात कौशल भी प्रदान करती हैं। तो ये एक मजबूत जो है रक्षा कवच है अपने आप में, जो है अपने आप में लोगों को सशक्त करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब स्वयं सहायता समूह मजबूत होंगी तब इसके बाद ही चीजें और बेहतर हो पाएंगी समाज में, है ना। तो ये पॉइंट यहां पर दिखा गया है। चलिए अब आप बताइए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस अन्य मंत्रालय के साथ मिलकर के महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कौन है? देखो यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये देखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय ने। ठीक है, यानी कि ये मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय प्लस कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय, ये 2 होंगे ना। ठीक है, बस देखो कहां पर है ये देखो, सी वाला ऑप्शन है ना, कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय, सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, भारत में स्टील उत्पादन की वृद्धि, ये एक बड़ा जो है डेटा सामने आपके आ रहा है। ठीक है, और हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो स्टील इंडस्ट्री है वित्त वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्रूड स्टील की क्षमता हासिल करने के लिए सरकार के लक्ष्य की और तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी कि सरकार ने इतना लक्ष्य रखा था, तो अभी क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस टारगेट को अचीव करने के हम पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में क्या हो रहा है, जाना जा रहा है। आप आगे बताइए, रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई, उसमें क्या कहा गया है कि भारत में स्टील उत्पादन की वृद्धि दर चीन और वैश्विक औसत दोनों से आगे निकल गई है। यानी कि अब ये चीन से जो है क्या हो गया, आगे निकल रहा है। किसके उसमें स्टील उत्पादन की में वृद्धि में 2016 और 24 के बीच भारत ने लगभग 5% की CAGR दर्ज की, जबकि चीन के लिए यह 2.76% और वैश्विक स्तर पर 1.7% थी अपने आप ही। और बोला चीन से हम आगे निकल रहे हैं इस मामले में। ठीक है, चलिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से जबकि चीन का स्टील उत्पादन 2020 से घट रहा है, भारत ने इस अवधि के दौरान 8% की त्वरित जो है CAGR दर्ज की है, मतलब वृद्धि दर्ज की है, आप यूं समझिए इसको। ठीक है, और तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली वृद्धि से प्रेरित होकर भारत का इस्पात उत्पादन हाल के वर्षों में बढ़ा है, जिसमें देश दुनिया भर में चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े स्टील उत्पादक के रूप में भारत जो है क्या हुआ, स्थापित हुआ है, जो दुनिया के उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा है अपने आप पे। तो ये एक बड़ी जो है उपलब्धि है भारत के लिए। चलिए, वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक भारत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और नीति समर्थन के बीच इस परिवर्तन को आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द हम लोग नंबर 1 पर आ जाएंगे, है ना। चलिए
अब आप बताइए कौन सा कथन सही है? ठीक है, नंबर 1 जो है भारत की स्टील इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्रूड स्टील क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की तेजी की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक बात है। कथन 2, 2016 से 24 के बीच भारत की स्टील उत्पादन वृद्धि दर चीन और वैश्विक औसत दोनों से अधिक रही है। ठीक बात है, ओके। ठीक है, दूसरा, चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया है। बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका पॉइंट? ये 1 और 3 होगा या 1, 2 और 3 तीनों होगा? क्या होगा बताओ? या सभी कथन, उपरोक्त सभी कथन डी वाला होगा? बताओ क्या होगा? आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्टली? आई थिंक डी होना चाहिए। क्या देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन इसमें सही है, डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इसका भी अभी आयोजन किया रहा है। ठीक है, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? तो के लिए जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं कौन, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नवंबर में राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब ये जो आपका जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होगा वो कहां पर होगा? राजस्थान में खेला जाएगा। पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेंगे। तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा, पहली बात तो यही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? राजस्थान में होगा। और इसका मेजबान कौन सी यूनिवर्सिटी है? आप कहेंगे सर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, मतलब पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय। ठीक है, अब इसको कल बुधवार को मतलब 25 तारीख को इसकी घोषणा की गई। फरवरी 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह 5वां संस्करण। यानी कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ सकता है कि खेलो इंडिया जो है यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कब की गई थी? आप कहेंगे सर फरवरी 2020 में, और अभी जो 25 में ये जो हो रहा है ये कौन सा संस्करण है? ये 25वां, मतलब 5वां संस्करण। यानी पहले 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, चलिए, ये क्या है? जो है इसका 5वां संस्करण है। तो ये फैक्ट भी आपको क्या करना है? याद रख लेना है। ओके, चलिए, खेल अंडर 25 एथलीटों के लिए है और इस साल मई में बिहार में आयोजित अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद आयोजित किए जाएंगे। यह खेल उन एथलीटों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं जो देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों को प्रभावित करने के लिए एक जो है क्या कहते हैं राष्ट्रीय मंच की तलाश में है अपने यहाँ पे। तो इसमें विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आइए आगे, अब आप बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा? बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा? सिंपल सी बात है, राजस्थान में बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, वरुण या फिर शनि? बताइएगा। इसका उत्तर एग्जैक्टली नहीं आता होगा तो गूगल करिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। अच्छा, कई बार लोग शिकायत कर रहे हैं कि सर मॉक में जो है आरओ में नंबर नहीं आ रहे, क्या दिक्कत हो गई? भाई साहब, अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो देखो, अगर मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे, इसका दो ही रीजन होता है। एक, या तो आपने रिवीजन नहीं किया है, ठीक है, एक रीजन, और एक रीजन होगा कि आपने कंटेंट आपका रेडी नहीं है, यानी कि कंटेंट आपका जो है नहीं रेडी है, मतलब आपका सिलेबस जो है, ठीक है, जो सिलेबस होता है वो आपका कंप्लीट ही नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो आपने आप क्या करोगे? और इसके अलावा और क्या नहीं किया आपने? इसके अलावा तीसरा चीज, आपने पीवाईक्यूज को नहीं लगाया। क्या पीवाईक्यूज को? अगर आपने इन 3 चीज को नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, आपके मार्क्स में नंबर नहीं आएंगे। पहला रिवीजन करना है, मतलब पहले पीवाईक्यूज को पढ़ना है, कंटेंट को रेडी करना है, फिर रिवीजन करना है, और बाकी साथ में जो घटना चक्र वगैरह है उसको लगाते रहना है। इतना आप काम कर लेंगे तो आप मॉक में नंबर नहीं, आप ऐसा होगा कि आप ना बढ़ेगा, पक्का है। बाकी जब आप मॉक लगाएं तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या जहां जिस विषय में आपको लगे कि यार इसमें मैं वीक हूं, उस सेक्शन को क्या करिए, आप अच्छी तरीके से क्या करिए, रेडी कर लीजिए। भाई टेस्ट सीरीज में ये वाला सेक्शन या ये वाला पोर्शन क्या है, वीक है, तो आप ऐसे करिए। बाकी शुभकामनाएं हैं आरओ के लिए, और आरओ में कोई अगर आपको दिक्कत नजर आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8604409201 पर। इस पर आप कॉल करके आरओ से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप मुझे ले सकते हैं कि सर ये दिक्कत मुझे आ रही है। 8604409201 यहां पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
तो बाकी मॉक टेस्ट में ज्यादा लोड मत लीजिए, और अभी फिलहाल आप लोग क्या करिए, मॉक लगाइए, टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यूज को लगाइए, और इसके अलावा घटना चक्र पढ़िए, बस और कुछ मत करिए, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। अब आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि पीसीएस का बैच हमारे यहां पर चल रहा है डिकोड एग्जाम पर। इस बैच को लेने करके आपके 2-3 फायदे होंगे। एक फायदा होगा कि अगर आपको 26 में आरओ का एग्जाम देना होगा तो उससे रेडी हो जाएगा आपका कंटेंट। अगर आपको पीसीएस देना है तो उसके लिए कोर्स सही है, और अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि आपके जीएस के 4 पेपर जो है इसी से आपके रेडी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इस कोर्स को लेने के बाद कहीं अलग आपको कोई टेस्ट सीरीज, कोई अन्य चीज या बाकी चीजें करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी कोर्स को लेने के बाद सब कुछ जो है आपको करा दिया जाएगा, कोई भी लोड आपको नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो इसमें प्री प्लस मेंस दोनों साथ में कराया जाएगा। प्री प्लस मेंस की अलग क्लासेस नहीं चलेंगी क्योंकि प्री प्लस मेंस की तैयारी साथ में होती है आपकी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें सीसेट अलग से कराया जाएगा, निबंध का बैच आपका अलग चलेगा, हिंदी का अलग चलेगा कंटेंट आपको, प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, डेली आंसर प्रैक्टिस आपके, डेली प्री का आपका क्विज, आपका मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ आपको कराया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको कहीं बाहरी कोई स्रोत, कोई किताब आदि जो है नहीं लेना पड़ेगा आपको। इसी से आपका भला हो जाएगा अगर आप इसको शिद्दत के साथ, तल्लीनता के साथ करते हैं। नोट्स इसके बायलिंगुअल होंगे, कुछ लेक्चर्स हमारे बायलिंगुअल प्लस कुछ हमारे केवल हिंदी में होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमें जो है पीसीएस लिख करके इस नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं 8604409201 पर। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो उस दौरान जो है आपकी फीस भी सारी रिफंड करी जाएगी, ठीक है। तो आप इससे जुड़िएगा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें, काली मिट्टी क्या होती है और झूम कल्टीवेशन क्या होता है। इस पर आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसको लिख करके मुझे आप बताइएगा, ठीक है। ये इससे प्रश्न जो है आपके प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। और बात अगर मिट्टी की आ गई है तो मैं आपको टास्क देता हूं। टास्क आज का पहला क्या है कि आप लोग 2 काम करिएगा, मिट्टी के बारे में ठीक से पढ़ लीजिएगा। क्या मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआ मिट्टी, लाल मिट्टी कहां कहां पर पाई जाती हैं, ये सब आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एक बार पुनः से पीसीएस मुख्य परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।